मेरा तो आरोप है कि जो आपका क्या कहते हैं सिसोदिया और जो केसीआर की लड़की पर इन्होंने जो कोयला वाले ये शराब वाले मामले में जो घेरने की कोशिश की है, उसमें कहीं न कहीं पेगासस का परोक्ष रूल है। सरकार उनको हर फ्रंट पे मदद कर रही है। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था कि लखनऊ एयरपोर्ट के यूजर्स चार्ज बढ़ाने का तैयारी कर रहे हैं अदानी। जो 100 रुपया या 120 रुपया यूजर चार्ज 200 रुपये था, उसको 1000 रुपये करने का है। तो ऐसे ऐसे वो हर चीज जिस जिस सेक्टर में है वहां पे वो यूजर चार्जेस कीमतें बढ़ाएंगे, और इस तरह के जो पूरा का पूरा जो उनका नुकसान है उसका भरपाई करने की कोशिश करेंगे, और इसको देश की आम जनता ही भुगतेगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो सेबी बनी है वो ईमानदार नहीं, ईमानदार दिखनी भी चाहिए। जो डीआरआई बना है वो ईमानदार नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। जो ईडी है वो ईमानदार नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। और हमारे जो माननीय लोग बैठे हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उसकी जो है वो क्या कहते हैं मतलब लेटर एंड स्पिरिट पर विचार करके या उसको ध्यान में रख के कोई फैसला दे, वो भी चेहरा देख के फैसला न दे। अंड का बंड बंड का सन। इस जो जजमेंट का एक अहम जो पार्ट ये लग रहा है कि सेबी के अंदर जो अदानी की जो एक पैठ है और अदानी का जो दबाव है गौतम अदानी की कंपनी का, और बोलते हैं कि उसके कुछ रिलेटिव्स भी वहां सेबी के अंदर बहुत प्रभावी हैं और किसी बोर्ड में है, मेंबर भी हैं। सेबी जो उनको मदद करने की कोशिश कर रही होगी या सेबी जो अदानी को मदद हो रही होगी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के चेक लगाया है। उस पे एक मतलब कि अदानी के जो एक मंसूबे होंगे उसको ये धक्का लग सकता है। जो है इस सरकार का जो है वो सबसे नंबर 1 उद्देश्य है कि कैसे जवाबदेही से हम बचें, हमें जवाब न देना पड़े। और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने को क्रिटिसिज्म के लिए आमंत्रित करते हैं दूसरों को कि जो आपसे जो है ऐसे सवाल पूछें जो अनप्लीजेंट हो सकते हैं, और आप कहीं क्या अडानी के अच्छे दिन जाने वाले? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला आया है अडानी प्रकरण में, और यह निर्देश दिया गया है कि सेबी 2 महीने के अंदर जांच करके 2 महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट पेश करे। क्या वाकई अडानी के अच्छे दिन जाने वाले? आज चर्चा इसी विषय पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं, संजीव जी हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं और पूरा रिसर्च करने के बाद अम्बेडकरनामा पर एपिसोड ये आता है। तो आज चर्चा इसी विषय पर। सबसे पहले संजीव जी से। देखिए, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जी। एक तो सेबी अपना जांच अलग से करेगी जो 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में देगी, राइट। और एक सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी है, वो जांच अलग से करेगी। जिस उस कमेटी की अध्यक्षता एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर सप्रे हैं, जस्टिस सप्रे हैं। उनके साथ और भी एक बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बाकी नंदन नीलकेनी हैं, और एक कामत जो बैंकर हैं वो भी हैं, और 2 मेंबर हैं। टोटल 6 मेंबरों की एक कमेटी बनाई गई है, और सेबी कमेटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट जांच करेगी जो सेबी की जांच से अलग होगी। जो मतलब कि अभी तक के जो खबरें आ रही है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि सेबी एक अलग जो जांच कर रही है, वो उन्होंने कहा है कि आप 2 महीने के अंदर दीजिए जो आपका जो जांच है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो जांच करेगी उसको फिर सेबी से जो भी वो रिकॉर्ड मांगेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, सेबी को अवेलेबल कराना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसियों को भी कहा गया है कि जो भी जांच की जो ये सहयोग मांगेंगे, जो भी रिकॉर्ड मांगेंगे, आपको देना होगा। साथ में वित्त मंत्रालय को एक निर्देश दिया गया है कि आप एक नोडल अफसर इनके सहयोग के लिए अपॉइंट करेंगे। तो कुल मिला के 2 तरफ से अब जांच का जो जांच की प्रक्रिया है वो चलेगी। एक सेबी की चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंट कमेटी की। तो इसका जो एक अहम ये लग रहा है, इस जो जजमेंट का एक अहम जो पार्ट ये लग रहा है
इस सेबी के अंदर जो अदानी की जो एक पैठ है और अदानी का जो दबाव है गौतम अदानी की कंपनी का, और बोलते हैं कि उसके कुछ रिलेटिव्स भी वहां सेबी के अंदर बहुत प्रभावी हैं और किसी बोर्ड में है, मेंबर भी हैं। सेबी जो उनको मदद करने की कोशिश कर रही होगी या सेबी जो अडानी को मदद हो रही होगी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के चेक लगाया है। उस पे एक मतलब कि अडानी के जो एक मंसूबे होंगे उसको ये धक्का लग सकता है, क्योंकि सेबी को मैनेज करना आसान था, क्योंकि उसमें एक अडानी के समधी भी हैं, शायद उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं। तो मेरा ये हिसाब से मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गौतम अडानी को तो निश्चित रूप से धक्का लगा है, और मैं समझता हूं कि बड़े बड़े समझदार लोगों को जो कॉर्पोरेट से भी जुड़े हुए बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं, नंदन नीलकेनी और कामत जो हैं, उनको जो बनाया गया है, तो कॉर्पोरेट जगत के अंदर क्या हेराफेरी होती है, कैसे शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया जाता है, ये सारी चीजों को, अच्छा कमेटी का दायरा भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि एक तो अडानी के शेयर्स क्यों गिरे, कैसे गिरे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट विषय होगा जिसको कमेटी देखेगी। और सेबी के अंदर जो लू फॉल्स हैं, सेबी की जो कमजोरियां हैं, वहां जो हेराफेरी है, उसको कैसे आगे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, ये भी कमेटी के एक सिफारिश या जांच के दायरे में होगा। अभी तक तो यही मुझे जानकारी में आई। चलिए जेपी सर, जहां तक मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि जब ईपीडब्ल्यू के जब एडिटर थे प्रंजय ठाकुरता साहब, वो अडानी पे कुछ उसी तरह का रिपोर्ट सब लिख रहे थे जो हिंडनबर्ग में आया है, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ा संपादक की ओर से, और शायद कोर्ट से भी कुछ प्रतिबंध उनके ऊपर लगा था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मसला आया है, अभी जो आदेश है, जैसा संजीव जी कह रहे हैं, तो इसको कैसे समझा जाए? क्या अडानी के अच्छे दिन जाने वाले हैं? देखिए, मैं किसी के अच्छे दिन जाने या बुरे दिन आने की भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, न इसमें पढ़ना चाहता और मैं नहीं चाहता कि किसी के भी बुरे दिन आए। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि देश कानून के शासन और संविधान से चलना चाहिए जी। और इसका जो भी उल्लंघन करे वो कट टू साइज होना चाहिए, ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि हम आपके साथ हैं तो हम चाहे जितना जो है गड़बड़ी करें, हम जो है पाक साफ हैं और हम जो है आपके साथ नहीं है, तो आप हमें हमारी ईमानदारी की भी सजा दें, बेईमानी निकाल के। हमने बहुत पहले आपके चैनल पर कहा था कि जो निर्णायक होता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है या जो निर्णायक की गद्दी पर बैठा है, वो सीधे सीधे कहे कि भाई जेपी सिंह, आपकी दाहिनी आंख बाई आंख से छोटी है। आप कहे नहीं सर हमारी तो बराबर है, कहेगा नहीं छोटी है। हम कैसे प्रमाणित करेंगे कि हमारी बराबर है? तो हमारा कहना है कि भैया हमारी छोटी हो या बड़ी हो, अगर कानून सम्मत है तो है और नहीं है तो नहीं है। दूसरी बात, जब आप कानून बनाते हैं तो उसमें आप व्यवहार को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो अगर कानून के अनुसार चलते हैं तो फिर वर्क टू रूल यहां आंदोलन माना जाता है, क्योंकि फिर हर काम में अड़ंगेबाजी। लेकिन हमारा कहना है कि कानून भी आप ऐसा बनाइए जो यूजर फ्रेंडली हो, जो जनता फ्रेंडली हो, और जिसमें इस तरह के जो है क्या कहते हैं चीजों को मत घुसा दीजिए कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन ही मुश्किल हो जाए। एक बार कानून बनाइए और उसके बाद आप 100 बार उसमें संशोधन कीजिए, और फिर कोई जो है वो क्या कहते हैं लीगी टाइप की सरकार आ जाए तो वो उसमें अपने हिसाब से जो है पूरा कानून ही बदल दे या कोई नया कानून ला करके उत्पीड़न शुरू कर दे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो सेबी बनी है वो ईमानदार नहीं, ईमानदार दिखनी भी चाहिए। जो डीआरआई बना है वो ईमानदार नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। जो ईडी है वो ईमानदार नहीं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। और हमारे जो माननीय लोग बैठे हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उसकी जो है वो क्या कहते हैं मतलब लेटर एंड स्पिरिट पर विचार करके या उसको ध्यान में रख के कोई फैसला दे। वो भी चेहरा देख के फैसला ना दे, अंड का बंड और बंड का संड। क्यों? क्योंकि फिर उससे भी संवैधानिक संस्था है न्यायपालिका और लोकतंत्र का एक स्तंभ है, उसके ऊपर भी सवाल उठता है। अब देखिए, अभी जो संजीव भाई ने जो आपको बताया, मैं उसको फिर दोहराना नहीं चाहता, मैं उसके आगे बताना चाहता हूं। जी। ये जो कमेटी बनी है ये सेबी के दो पहलुओं की जांच करेगी। इसको जरा गौर से सुनिएगा। एक, क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19 का उल्लंघन हुआ है, या 19
या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमतों में कोई हेर फेर हुआ है, इसकी भी जांच करेगी। बहुत ही माइन्यूट बात है, अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट से जांच करेगी तो आप समझिए कि इस दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सकता है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का नियम 19 है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए। जबकि आरोप है कि जो इनकी कंपनी है इसमें जो है वो क्या कहते हैं, जो इनके सो कॉल प्रमोटर या जो सब इनके हितनात रिश्तेदार सेल कंपनियां, उन्हीं का घुमा फिरा के सब पैसा लगा हुआ है। आम इन्वेस्टर का पैसा इसमें जो है वो 25% का होता है, 10% हो तो हम नहीं जानते, आपसे बता रहे। तो ये अगर जांच इसकी सेबी ने ईमानदारी से की तो इसमें निश्चित रूप से अडानी ग्रुप ही नहीं, अगर इसके पैरामीटर्स पर और भी कंपनियों का जो आपका क्या कहते हैं सट्टा लगा करके अपने शेयर का दाम ऊंचा कर देती हैं और फिर अचानक बुलबुले की तरफ फूट जाता है, जो आपने पहले भी देख रखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके साथ साथ अब ये चूंकि इन लोगों ने बहस में उल्लेख नहीं किया कि जो केतन पारिक के साथ अडानी का कनेक्शन है और जो बहुत पुराना मामला है, आपसे बता रहे हैं, जो स्टे और सब इसके ऊपर जो है सब लटका हुआ है, अगर उस मामले की ही अगर तार्किक परिणत पर उस समय पहुंचा देती सरकार या कोर्ट, तो हो सकता है कि इतना बड़ा घोटाला जो आज की डेट में आप देख रहे हैं वो ना होने पाता। तो कहने का मतलब है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दिए हुए नाम नहीं माने, दूसरी बात अभी प्रथम दृष्टया जो उन्होंने नाम दिए हैं वो नाम ईमानदार दिखने जैसे लग रहे हैं। मैं अभी इस पर फाइनल वर्डिक्ट इसलिए नहीं दूंगा कि अभी इन सब लोगों के बारे में डिटेल में आना जो है वो क्या कहते हैं बाकी है, लेकिन अगर कमेटी जो बनी है उसने अगर ठीक ढंग से काम किया तो सेबी पर अंकुश जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि कमेटी के जो 7 निर्देश और दिए गए हैं, जिसमें आपके संजीव भाई ने भी आपको थोड़ा इसका उल्लेख किया, उसमें जो है ये निर्देश दिया है कि सेबी के जो चेयरपर्सन है एक्सपर्ट कमेटी को सभी जरूरी जानकारी देने के लिए बाध्य है। बाध्य शब्द समझिए आप, ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि फाइल नहीं मिल रही फलाना, जिस तरह पेगासस में हुआ, कि आज तक सरकार ने बताया ही नहीं कि उन्होंने खरीदा कि नहीं खरीदा। और मेरा तो आरोप है कि जो आपका क्या कहते हैं सिसोदिया और जो केसीआर की लड़की पर इन्होंने जो कोयला वाले ये शराब वाले मामले में जो घेरने की कोशिश की है, उसमें कहीं ना कहीं पेगासस का परोक्ष रूल है। आपको कैसे मालूम होगा कि 170 हमने क्या कहते हैं वो सब डिलीट किया, 170 तो फोन तोड़ा और फलाना किया, क्योंकि सब आपके पेगासस के निशाने पर रहा होगा। मैं मतलब एक अपना जो है जो पत्रकारिता का जो नोज फॉर न्यूज है ना, हम उसके आधार पर ये बात कह रहे हैं। तो कहने का मतलब या फिर सरकार को भी कहा कि जो एजेंसी है सबको सहयोग करना पड़ेगा, आपको जो है इसका पूरा भार वहन करना पड़ेगा, और जो है वो क्या कहते हैं ये चेयरपर्सन जो है उसके वो सप्रे साहब वो डिसाइड करेंगे कि बाकी जो लोग रहेंगे उनको आप कितना पेमेंट करेंगे। साथ में निर्मला सीतारमण को कहा कि आप एक नोडल अधिकारी के रूप में एक आप अपने जो है वित्त मंत्रालय के भी एक आदमी को उसमें लॉजिस्टिक असिस्टेंट देने के लिए नोडल ऑफिसर के रूप में आप जो है नियुक्त कीजिए। तो ये जो सेबी के डायरेक्टर को जो अभी तक बिल्कुल सर्वशक्तिमान थे, उनको इस कमेटी के अंडर कर दिया है। और मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि जो आईएएस जो आईपीएस जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट के सामने आते हैं तो भाई साहब उसमें आधे से ज्यादा के पैर कांपते रहते हैं। उसी तरह जैसे लोग पहले भाषण देने जाते हैं मंच पर तो जबानी नहीं कांपती, पैर भी कांपता है कि इतना बड़ा सामने ऑडियंस है, कोई गलत बात ना निकल जाए। तो इस तरह जो वहां आते हैं जब जवाबदेही होगी तो आप समझिए कि जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अगर जवाबदेही नहीं होगी तो फिर निरंकुश लोग हो जाएंगे, जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी। ये स्थिति है सर। ठीक है सर। संजीव जी से एक और लेते हैं कि पिछले कई चीफ जस्टिस रहे और सरकार सम्मत फैसले आते रहे। चंचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस बने हैं तो उसी समय से फिर कोलेजियम पर कोहराम मचा। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर रिजिजू साहब ने हमला बोला, उसके बाद आप उपराष्ट्रपति साहब का भी सुना ही होगा। तो ये जो पूरा विमर्श ये चल रहा था पूरा, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तेवर दिखाने लगा है? संजीव जी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता दिख रहा है। गोगोई साहब
सरकार से डायरेक्शन लेते थे, खेहर साहब भी सरकार से डायरेक्शन लेते थे, और बीच में तो दीपक मिश्रा टाइप तो जो लोग थे वो तो उनका टेलीफोन ही टेप हो गया था, तो जो भी फाइल सरकार भेज दे उसी पे शायद साइन कर देते होंगे। लेकिन फिलहाल जिस ढंग से सरकार ने इस केस में कहा कि जिस सील्ड कवर में कमेटी बनाई है और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनके इस सारी योजना को विफल किया, उसी समय सरकार जो थी वो उससे पता चल गया कि सरकार जो अदानी की मदद करना चाह रही थी वो मदद नहीं कर पाई। और जो सबसे बड़ी बात है कि अब सील्ड कवर में अगर कमेटी नहीं बनी है तो कमेटी की रिपोर्ट भी ओपन आएगी, वो सील्ड कवर में सबमिट नहीं होगी। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, ये जो पिछले 7 सालों में सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के नाम पे जो सरकार और जुडिशरी के बीच एक मिली भगत थी, वो चीफ जस्टिस साहब जो वर्तमान है वो उसको खत्म करना चाहते हैं। इसके कारण न्यायपालिका पे तमाम सवाल उठे हैं, न्यायपालिका की ईमानदारी पे सवाल उठे हैं, और यहां तक आरोप लगा है कि सरकार के निर्देश पे ही न्यायपालिका चल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा ये। और हमको लगता है कि अभी 1-2 दिन पहले भी उन्होंने कुछ बहुत अच्छा फैसला दिया था जिसके कारण बड़ा सरकार बड़ी विचलित सी नजर आ रही थी, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। अब सवाल ये है कि इससे थोड़ा सा निचली जुडिशरी में भी एक मैसेज जाएगा। देखिए, निचली जुडिशरी में भी अदानी के बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब आप प्रणजय गुहा ठाकुरता की बात कर रहे थे, देखिए वो प्रणजय गुहा ठाकुरता जब उन्होंने खबर लिखी तो आप वो देखिए कि समीक्षा ट्रस्ट ने ही सरेंडर कर दिया अदानी के सामने, खबर भी विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद उनको प्रणजय गुहा ठाकुरता को रिजाइन भी करना पड़ गया। प्रणजय गुहा ठाकुरता पे मुकदमा भी चल रहा है। प्रणजय गुहा ठाकुरता ने खुद जाके शायद गौतम अदानी से मिलकर आग्रह भी किया कि हमारा मुकदमा वापस लो जो हमारे ऊपर कर रखा है। तो मेरा ये मानना है, उसके बाद भी अदानी ने उनको कोई कमिट नहीं किया, क्योंकि अदानी तो समझ रहा था कि बहुत बड़ा सुपर पावर है। प्रणजय गुहा ठाकुरता एक बाहरी नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे, बाहरी नहीं थे। तो प्रणजय गुहा ठाकुरता अपने, क्योंकि सुपर गवर्नमेंट है ठाकुरता, तो उन्होंने ठाकुरता नहीं, अदानी तो सुपर गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ठाकुरता पे जो भी डंडा चलाना था चला लिया अपने हिसाब से। अब वो डंडा कमजोर होता पड़ रहा है। बेशक वो डंडा बाहर से पहले चला, फिर जो अंदर की जो संस्थाएं हैं वो भी अब अवेयर हो गई हैं कि ये जो अदानी का जो कार्यक्रम है वो देश को तबाह कर सकता है, या अदानी की जो सारी जो नीतियां हैं अदानी के फेवर। और मैं देख रहा हूं कि कई अखबारों में ऐसी खबरें आ भी गई हैं, जो अखबार भी टोटल लेते हुए नजर आ रहे थे, वो कुछ ऐसी खबरें कर रहे हैं जिससे कि लग रहा है कि अखबार भी थोड़ा सा अदानी के प्रभाव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अदानी की स्थिति देखिए, पिछले 2 दिन में जो उसके शेयर हैं दोबारा उनकी वापसी हुई है। अदानी इस देश के अंदर खबरें प्लांट नहीं करवा पाए। खबरें उन्होंने सिंगापुर से प्लांट करवाया, बाहर से प्लांट करवाया, क्योंकि शायद यहाँ के अखबार अदानी की झूठी खबरें प्लांट करने के लिए तैयार भी नहीं थे, या उनको लग रहा होगा कि कल कोई झूठी खबर है, अगर कोई बात हो गई तो हम लोग सारे फंस जाएंगे। तो उन्होंने एक बाहर से खबर प्लांट किया कि अदानी को पता नहीं $2 से $3 बिलियन का लोन मिलने वाला है, वो सारे अपना लोन एडवांस में चुकाने वाले हैं, इससे उनका संकट दूर हो जाएगा। अदानी कहीं बाहर में हांगकांग, सिंगापुर में रोड शो भी कर रहे थे, और अपना कॉन्फिडेंस जताने के लिए वहां पे, जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, वैसे अदानी हांगकांग और सिंगापुर में रोड शो कर रहे थे अपने कंपनी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने के लिए। फिर राइटर्स जो न्यूज एजेंसी है, अज्ञात सूत्रों से खबर लगाई गई कि अदानी को जो है $3 अरब का लोन मिल रहा है, और वो जल्दी ही $3 अरब का उसका इंतजाम हो गया है, और वो जल्दी ही जितने भी बाहर की लायबिलिटी है उसको खत्म करेगा, और सारे जहां शेयर जो गिरवी रखे वापस लेगा। उस खबर के आने के बाद ये एक प्रभाव हुआ कि अदानी के शेयर बाउंस बैक कर गए। जो 1200-1300 पे जो अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर था, आज 1500 पे ट्रेवल कर रहा है। हालांकि अदानी सूत्रों के अनुसार अदानी की तरफ से ऑफिशियल अभी तक कोई बयान नहीं आया है। देखिए, यहाँ पे भी अदानी जो है अखबारों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, न्यूज एजेंसियों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और फिर अगर उनको लोन को पहले चुका रहे हैं किसी भी
शेयर को जो गिरवी रखे पहले छुड़ा रहे हैं, तो ऑफिशियल बयान वो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? वो अज्ञात सूत्रों से सिंगापुर से और बाहर से खबरें क्यों लग रही है? अब एक ऐसे न्यूज एजेंसी से खबर लग रही है जो सारी दुनिया को अखबारों को और चैनलों को खबर देती है, और उसके बाद शेयर मार्केट में फिर उनका जो शेयर है वापसी करता है। तो ये अडानी की हरकतें अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद फिर अभी अडानी को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो बनी रहेगी। और हालांकि सरकार उनको हर फ्रंट पे मदद कर रही है। अभी कहीं मैं पढ़ रहा था कि लखनऊ एयरपोर्ट के यूजर्स चार्ज बढ़ाने का तैयारी कर रहे हैं अडानी, जो 100 रुपया या 120 रुपये यूजर चार्ज 200 रुपये था, उसको 1000 रुपये करने का है। तो ऐसे ऐसे वो हर चीज जिस जिस सेक्टर में है वहां पे वो यूजर चार्जेस कीमतें बढ़ाएंगे, और इस तरह के जो पूरा का पूरा जो उनका नुकसान है उसका भरपाई करने की कोशिश करेंगे, और इसको देश की आम जनता ही भुगतेगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जब ये कमेटी बनाने का फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं अडानी की जो पूरी वो जो लूट है उस पर कहीं ना कहीं अब चेक लगेगा। जी जेपी साहब जी। हाँ जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि संजीव भाई के मामले में एक लाइन हम जोड़ना चाहते हैं कि अडानी ग्रुप ने आज खंडन कर दिया है वो उधारी लेने का। ओके जी, कि हम वो पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो सब ऐसे ही सब था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अडानी का ये प्लांट हो रहा है कि क्या कहते हैं हमने इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया, भैया ये किस खाते से पैसा निकाला आपने? किस कंपनी के किस खाते से निकाला? भारत से निकाल के दिया, या आपने जो है विदेशी जो है वो क्या कहते हैं जो आपकी सब तमाम सेल कंपनियां हैं, जो तमाम ब्लैक मनी है, विनोद अडानी जिनके मास्टरमाइंड होकर के वहां दुबई में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा अरेंज करके दिया गया? ये भी तो आना चाहिए कि आपने इतना पैसा जो चुकाया वो कहां से चुकाया, कौन सी कंपनी आपने बेची, कौन सी कंपनी से पैसा निकाला है, या इतना जो सरप्लस आपने रखा हुआ है इसका सोर्स क्या है? और जब तक सोर्स नहीं मालूम होगा तब तक आप कैसे समझेंगे कि जो है आपने ब्लैक मनी से व्हाइट मनी खरीदी है? आपको याद होगा तो एक बार था कि आपके क्या कहते हैं राजेश खन्ना को लॉटरी का टिकट 5 लाख रुपए का मिला, मतलब 5 लाख रुपए का इनाम मिला राजेश खन्ना को। तो जब लॉटरी चलती थी उस जमाने में ये होता था कि जिनको फर्स्ट प्राइज मिलती थी उनको प्रीमियम दे करके, अगर 5 लाख की फर्स्ट प्राइज है तो उनको पता चला 3 लाख देके, 2 लाख देके, 4 लाख देके, माने 9 लाख रुपया देके वो 5 लाख रुपए का टिकट जो है ब्लैक मार्केटियर खरीद लेते थे, ताकि ब्लैक मनी को दिखाएं साहब ये लॉटरी से टैक्स पेड व्हाइट मनी मिली है। तो अगर इनके पास ब्लैक मनी की कोई कमी नहीं है, इनकी सेल कंपनियों के पास, अगर उसने जो है ज्यादा प्रीमियम दे के व्हाइट मनी खरीद के पेमेंट किया है तो क्या ये अपराध नहीं है? फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है और जो उन्होंने उसके लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये भी अडानी, ये भी सेबी पर सीधे सीधे चोट है, सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल है अगर आप इसको माइन्यूटली देखेंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय सुझाएगी, यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी मजबूत नहीं है, तभी तो सुझाव देगी कि क्या इसमें और किया जाना चाहिए। यानी मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग की निगरानी और पुख्ता की जाएगी, मतलब पुख्ता नहीं है। जो छेद का उपयोग जो भारतवर्ष में कानून बाद में बनता है, पहले ही लोग ढूंढ लेते हैं कि कहां कहां छेद है, कैसे दुरुपयोग किया जाएगा। अब दल बदल कानून को ही देखिए, पहले था कि 1/3 होगा, फिर हुआ कि 2/3 होगा, तो अब उसकी जगह उन्होंने कहा कि भैया तुम 5 साल में कितना पैसा कमाओगे, 3 साल में कितना पैसा कमाओगे विधायकों को, तो इतना पैसा अभी से हमसे ले लो और फिर हम तुमको टिकट भी देंगे और जीत के आओगे तो मंत्री भी बनाएंगे। उतने उन्होंने उनको इस्तीफा दिलवा दिया, दल बदल कानून का एक नया रूप सामने आ गया है। तो पहले छेद जो है उसको कैसे जो है उसको जो है क्या कहते हैं उसका दुरुपयोग करेंगे, यहाँ के लोग इसमें जो है सबसे मतलब माहिर है भारत के लोग, आप कि कानून के छेद का कैसे दुरुपयोग करेंगे। तो मैं मांग करना चाहता हूं सेबी से, उनसे कि इसकी भी जांच करें कि जो इन्होंने पैसा पेमेंट किया वो पैसा का सोर्स क्या है, वो पैसा कहां से आया इनके पास। क्यों? क्योंकि उसके पहले लगातार आ रहा था कि कैश क्रंच से गुजर रहे हैं,
उसके ये तमाम इन्होंने आगे की जो कंपनियां टेक ओवर करने वाले थे, जो और सब लेने वाले थे, सबसे इन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि अब इनको नहीं लग रहा कि स्टेट बैंक या और बैंक का कंसोर्टियम उनको इतना पैसा देगा कि वो उसको टेक ओवर कर ले। तो आप टेक ओवर नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर उसके अलावा आप अपना पैसा भी जमा कर रहे हैं। दूसरी बात, इनकी अधिकांश कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉफिट और लॉस है। ऐसा नहीं कि वो लिक्विड मनी आ रही है पेट्रोल और डीजल पर जो है वो टैक्स के रूप में, तो लिक्विड मनी नहीं आ रही। तो ये लिक्विड मनी कहां से आई जो आपने बैंकों को पेमेंट किया? ये किस चीज से आई? वो भारत से आई या मॉरिशस से आई या कहां से आई? तो सवाल इस बात का है कि इतना गोलमाल है, अभी तक दूसरा कोई होता तो आप समझिए ईडी के यहां सर के बल खड़ा होता। आपसे बता रहे, अगर कोई भी दूसरा होता तो ईडी के यहां सल के बल खड़ा होता, आप समझ लीजिए। आपसे बता, फिर केतन पारिक वाला जो मामला इनका दबा दिया गया। अच्छा, परंजय गुहा ठाकुर था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है आदेश दिया कि जो कोल घोटाला था, कोल गेट कहा जाता था, उसमें सारे जो लोगों को आवंटित हुए थे कोयले की खदान, उसको रद्द कर दिया था। उस 2014 के बाद इन्होंने क्या किया, सरकार आ गई इनकी, तो इन्होंने उसमें एक खिड़की जो है वो एक्सेप्शन की खोल दी और उसके लिए टेक्निकल कुछ निकाल दिया कि साहब अब हम कहा कि साहब अब हम प्रॉफिट पर बेचेंगे, एक आएगा एक जाएगा, सभी साधारण हम पुराना सिस्टम बदल देंगे। उसमें जो खिड़की खोली उन्होंने 2014 में, उस खिड़की के आधार पर उन्होंने अडानी ग्रुप को ये परसा जो आपका छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल में है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया था, चीफ मिनिस्टर वहां राजस्थान को बिजली देने के लिए। तो ये जो माइंस है और जो इनको जो खिड़की खोल के दी है, उस पर जो है अभी तक जो है वो क्या कहते हैं, अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सारा कैंसिल हो जाएगा, उसको धता बताते हुए। और जो दूसरे लोग हैं जो इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं कि आपकी अवमानना हो रही, इस पर परंजय गुहा ठाकुरता ने 2-2, 3-3 स्टोरी की थी, जिसके आधार पर अडानी ने उनको चाप दिया और मानहानि का मुकदमा कर दिया। और किसी भी पत्रकार को मानहानि का मुकदमा करके और आप उसको जो है वो क्या कहते हैं सुदूर कोर्ट में खींच के ले जाएं, तो ये भी भाई साहब बहुत बड़ा उत्पीड़न है। तो ये उत्पीड़न है, वो चाहे पक्ष का पत्रकार हो चाहे विपक्ष का पत्रकार। तो आप अब उसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट ने उनके ऊपर गैग ऑर्डर जारी कर दिया। गैग ऑर्डर का मतलब कि आप जो है इससे संबंधित न कहीं कुछ लिखेंगे न कहीं कुछ बोलेंगे, एकदम अब अपना मुंह बंद रखेंगे। आप देखिए कि अभी अडानी का इतना मामला आया है, उन्होंने कुछ बोला? वो जो परसा वाला जो जंगल का मामला है, अभी 2 दिन पहले अल जजीरा ने उसके ऊपर बहुत लंबी स्टोरी की है, आपसे बता रहे। ये जो आपका जो जंगल में जिस तरह कोयले वाला जो मामला, तो सवाल इस बात का है कि कहते हैं ना कि कोयले की दलाली में हाथ भी काला मुंह भी काला, लेकिन भैया ये सरकार तो पता नहीं कौन से डिटर्जेंट पे धुली हुई है कि ना इसका मुंह काला होता है ना इसका हाथ काला होता है। ये सुपर डिटर्जेंट है सर। ये सर्फ और एक्सेल वालों को इनसे समझना चाहिए कि भैया ये कौन सा डिटर्जेंट किस फैक्ट्री में बनाते हो कि तुम्हारी वॉशिंग मशीन में सब कुछ धुल के बिल्कुल एकदम झकाझक, आप समझिए रुई की तरह सफेद बाहर निकलता है। ये हाल है सर। आप अच्छा, सील्ड कवर वाले पर तो सील्ड कवर न्याय शास्त्र पर तो आपके रमला साहब के इस समय से अंकुश लगना शुरू हो गया था। रमला साहब ने कई मामलों में सील कवर जो है वो क्या कहते हैं वो लेना मना कर दिया था, आपसे बता। और इन्होंने तो इसमें सीधे कहा कि भाई अगर हम सील कवर में लेंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा, फिर हम आपकी कमेटी क्यों बनाए, हम अपनी कमेटी क्यों ना बनाए? इसमें आपको क्या ऐतराज है? कमेटी तो कमेटी। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार तो चाहती है ना कि चीफ भी मेरी पट भी मेरी, कोई हमारे ऊपर सवाल न उठाए। जवाबदेही से बचना जो है इस सरकार का जो है वो सबसे नंबर 1 उद्देश्य है कि कैसे जवाबदेही से हम बचें, हमें जवाब न देना पड़े। और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने को क्रिटिसिज्म के लिए आमंत्रित करते हैं दूसरों को कि जो आपसे जो है ऐसे सवाल पूछें जो अनप्लीजेंट हो सकते हैं। और आप कहीं इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सब प्रायोजित सवाल पूछे जाते हैं, प्रायोजित लोग इंटरव्यू लेते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर भी अगल बगल में लगा रहता है आपको बताने के लिए। सवाल इस बात का है कि मैं पहले हमेशा सोचता था कि प्रधानमंत्री ही बनते ही
कैसे किसी को जो है वो विज्ञान का आदमी है तो उसको जो है वो क्या कहते हैं समझ में आने लगता है, अर्थशास्त्र का आदमी है तो कैसे उसको विज्ञान समझ में आता है, हर जगह जाके भाषण देता है। ये तो हमको बाद में पता चला, हमारा ज्ञान वर्धन हुआ कि तो टेलीप्रॉम्प्टर बाबा की कृपा कृपा से हुआ, क्योंकि जो लिखा हुआ भी जो आप पढ़ेंगे तो लोग जान जाएंगे कि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। पहले लिखा हुआ भी लोग पढ़ते थे, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर बाबा का जब से आविष्कार हुआ तब से लिखा नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर बाबा अगल बगल दोनों तरफ लगे रहते हैं। आपने इधर मुंह घुमाया पब्लिक की तरफ तो भी टेलीप्रॉम्प्टर, आपने इधर मुंह घुमाया तो भी टेलीप्रॉम्प्टर, और सामने भी टेलीप्रॉम्प्टर, दीवार में भी टेलीप्रॉम्प्टर। आप बता, ये जो टीवी की तकनीक ने जो है वो क्या कहते हैं नेताओं को भी सर्व ज्ञान संपन्न कर दिया है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने एबीसीडी नहीं जानते उस पर भी वो धारा प्रवाह भाषण दे सकते हैं। जी सर। संजीव जी, क्या ये अर्थव्यवस्था अर्थ ग्रहण की ओर गुजर रहा है? क्या हाल है अडानी के शेयर का? आज तो खंडन हो गया। देखिए पिछले 2 दिनों से अडानी के शेयर जो हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वो परफॉर्मेंस का एक ही बेस था, और राइटर्स की खबर जो एजेंसी की जो खबर थी सिंगापुर या हांगकांग से कहीं लगी थी वहां से कि अडानी जो है अपने सारे बैंकों के एडवांस में लोन चुका देंगे और वो शेयर सारे वापस लेंगे। आज थोड़ा सा स्लो है, मतलब पीछे नीचे भी गया फिर ऊपर भी गया थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा स्टेबल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो जजमेंट अभी जो ऑर्डर के बाद थोड़ा सा जो स्पीड थी वो थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन वो शाम को 4 साढ़े 4 बजे करीब 3 बजे करीब पता चलेगा कि आज क्या स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए ये अडानी के लिए जो ये ग्रहण है इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि राहु का जो काल होता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वो बड़ा लंबा चलता है। जेपी सिंह जी ज्योतिष भी हैं, वो बताएंगे। लंबा चलता है, 18 साल का कहते हैं राहु का काल है वो चलता है, तो वो 18 साल वाला लगता है काल अभी इनके ऊपर लगा हुआ है, तो इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। और चूंकि इलेक्शन ईयर में पंगा हो गया है तो उसके उस राहु काल से प्रभावित सत्ता पक्ष भी हो रहा है, क्योंकि अडानी में सत्ता पक्ष भी मजबूत रहेगा। भाई इलेक्शन में फंड चाहिए, खर्च भी करना है, चुनाव भी लड़ना है, तो ऑटोमेटिकली जो मुख्य स्तंभ पे राहु काल चल जाएगा तो आसपास वाले स्तंभ भी थोड़ा घबरा जाते हैं। तो बहुत अच्छे दिन मुझे लग नहीं रहे हैं। हम लोगों के तो अच्छे दिन तो नहीं आए 2015-14 के बाद, लेकिन इनके भी थोड़े से अच्छे दिन जो है जो चल रहे हैं तो उस पर थोड़ा थोड़ा ग्रहण लग रहा है। जी सर, जेबी सर फाइनल कमेंट। देखिए सर, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूर ज्योतिष में मेरा है, क्योंकि कभी आपने कोई मेरी भविष्यवाणी न देखी न सुनी, लेकिन थोड़ा इस पे नजर रहती है। आपके 2022 के जून जुलाई में ही जो है किसी ज्योतिषी का हमने पढ़ा था, लेकिन जितना सामने आया उतनी जल्दी ही वो गायब हो गया। उसने कहा था कि दिसंबर 2021 में दिसंबर के बाद से इनका जो है मामला जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी का बहुत खराब समय आ रहा है, काफी लंबे समय से चलेगा, प्रधानमंत्री जी को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जी, तो सवाल इस बात का है कि अब उस तुरंत जैसे शनि ही मान लीजिए आपका तुरंत शुरू हुआ तो तुरंत थोड़ी आपका हाथ पैर तोड़ता है, कुछ टाइम लगता है, धीरे धीरे प्रभाव देता है। समझे आप, ये हीरा या शुक्र नहीं है कि तुरंत जो है आपकी दूसरी शादी करा देगा, आप प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अच्छा, राहु छाया ग्रह है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन छाया ग्रह जो है जिस ग्रह के प्रभाव में रहता है, जिस ग्रह की दृष्टि में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस नक्षत्र में रहता है, उसका फल देता है। और वो अगर खराब है आपका, मतलब जिसके प्रभाव में है वो खराब है, तो राहु वही फल देगा। कहने के लिए है कि राहु बहुत खराब होता है, लेकिन आपको मैं एक मजेदार तथ्य ये बताऊं कि मेरी जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलती है मुझे अत्यधिक लाभ होता है। तो हर चीज उल्टा ही होता है मेरे साथ। देखिए आप शेयर मार्केट को आप इस तरह मत देखिए। शेयर मार्केट ये देखिए कि उसमें 2 शब्द आता था जब हम लोग अखबार में नए नए नौकरी करने गए, तेजाड़िया मंदाड़िया। कुछ जो है आपके जो इसके खिलाड़ी हैं वो तेजाड़िया हैं, मतलब वो शेयर मार्केट में तेजी लाते हैं, अपर सर्किट लगाते हैं। कुछ है मंदाड़िया हैं जो शेयर मार्केट में मंदी लाते हैं। अब ये खैर हमें मतलब इसकी जानकारी नहीं कि तेजाड़िया होने का क्या फायदा है और मंदाड़िया होने का क्या फायदा है। तो शेयर मार्केट ऐसे सब लोगों के हाथ में है
और उसमें अगर सेबी और सरकार की पकड़ और बैंकों का की मिली भगत अगर मतलब ढीली ढाली टाइप की है, जो मतलब बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, तो वो शेयर को इतनी जल्दी गिरने नहीं देते। पीटे पीटे शेयरों को जो है वो क्या कहते हैं मतलब आसमान में पहुंचा देते हैं, जैसा आपने केतन पारीख और जो है हर्षद मेहता में देखा, आपसे बता रहे। और जो है एक से एक जो है बड़े शेयरों का वो धूल दूसरित कर देते हैं। एक समय था जब ये इन्होंने नहीं लिया था एसीसी, एसीसी का शेयर इतना महंगा था शेयर मार्केट में कि आप ये समझ लीजिए कि एसीसी का शेयर जो है वो आप समझिए किसी भी आम निवेशक के लिए खरीदना मुश्किल था, आपसे बता, इतना महंगा था एसीसी का शेयर। लेकिन तब एसीसी ही देश की एकमात्र सबसे बड़ी जो है सीमेंट कंपनी थी। फिर अंबुजा आ गई, दक्षिण भारत में तमाम हो गई, छोटी छोटी तमाम हो गई, इसलिए जो है एसीसी का दाम गिरने लगा। आवाज अडानी के साथ है तो रोज गोता लगा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। वरना जब एसीसी सीमेंट कंपनियां देश में नहीं थी आज से 30 साल पहले, तो नंबर 1 शेयर जो 10 और नवरत्न शेयर होते थे ना, उसमें एसीसी सीमेंट का जो है आप समझिए कि शेयर होता था। तो कहने का मतलब है कि ये तेजाड़ियां और मंदाड़ियां के बीच में है। आप इतना बड़ा जहाज गिरने में थोड़ा टाइम लगता है सर, वेट एंड वॉच। जी जी जी, शुक्रिया सर। हर्षद मेहता जो था वो शेयर मार्केट का तेजड़िया था, और वो राकेश झुनझुनवाला जो पीछे जिनकी डेथ हुई है, बहुत बड़े आकाशा एयरलाइंस वाले, उस जमाने में शेयर मार्केट के मंदड़िए थे, वो गिराते थे, हर्षद मेहता उठाता। चलिए, शुक्रिया सर आप दोनों का। और दोस्तों, ये था अच्छे दिन, अर्थग्रहण और अडानी विशेष। देखते रहिए, सुनते सुनाते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया।